नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नए साल के पहले दिन कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। कहा, गांवों के सर्वांगीण विकास पर मोदी सरकार का जोर। जी राम जी कानून के तहत गांव के लोग ही तय करेंगे गांव का विकास। नए साल पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान। गुवाहाटी से कोलकाता तक चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। जल्द ही प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ डीआरडीओ का स्थापना दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के समर्पण और कर्तव्य की सराहना करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में डीआरडीओ की निर्णायक भूमिका। विस्तार से देखते हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की ग्राम पंचायत लोणी बुद्रुक में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा की खामियों को उजागर करते हुए जनता के लिए जी राम जी योजना के लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि पहले बेरोजगारी भत्ते के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सरकार को हर हाल में काम देना होगा और अगर काम नहीं दिया गया तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब गांवों में रोजगार, जवाबदेही और जन भागीदारी सुनिश्चित होगी। पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें बेरोजगारी भत्ते की बात लिख तो दी गई, लेकिन उसके लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं थे। इसमें यह सुनिश्चित कर दिया है कि मांगने पर, और काम भी मांगेंगे तो लिख के देंगे काम, और आप काम मांगेंगे तो ऑन रिकॉर्ड होगा वो। तो आपने ऑन रिकॉर्ड काम मांगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता देना ही पड़ेगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी कानून के तहत ये स्पष्ट किया गया है कि अब गांव के विकास कार्यों का निर्णय गांव में ही होगा। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जी राम जी योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष का बजट भी निर्धारित कर दिया गया है ताकि योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जा सके। में सीधे तय किया गया है कि गांव में कौन सा काम होना है। ये दिल्ली तय नहीं करेगी, ये मुंबई तय नहीं करेगा, लोनी में कौन सा काम होगा ये लोनी तय करेगा। तो हमारे गांव का काम हम तय करेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा काम, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। और 100 से 125 दिन के लिए बजट का प्रावधान इस साल जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया। केंद्र सरकार ने देश के पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में इस ट्रेन के रूट की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोलकाता और गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 ट्रेन अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगी। 1 साल में 12 ट्रेन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जल्द ही वेटिंग लिस्ट खत्म करने की बात भी रेल मंत्री ने कही। पहला रूट गुवाहाटी से कोलकाता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे। पहली जर्नी जैसा कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाएंगे और करीब करीब बहुत लंबा गुवाहाटी से लेके बोंगाईगांव, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, कंप्लीट बंगाल को कवर करते हुए मालदा होते हुए हावड़ा तक, कोलकाता तक ये ट्रैक रहेगा। बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टियर के कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं, 3 टियर के 11 कोचेज हैं, 2 टियर के कोचेज हैं और 1 कोच है फर्स्ट एसी का।
रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिसमें 11 3 टियर कोच होंगे। इसके अलावा 4 कोच 2 टियर, 1 एसी कोच की सुविधा भी मिलेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 823 पैसेंजर के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही साथ दिव्यांग जनों के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। करीब 820 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, 823, और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैग, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे, और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। रेल मंत्री ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन देश की जनता की पसंद बन गई है, लिहाजा सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन चले। रेल मंत्री के मुताबिक जो ट्रेन असम से निकलेगी उसमें असम का खाना होगा, और जो ट्रेन कोलकाता से चलेगी उसमें बंगाल का खाना यात्रियों को मिलेगा। इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे, करीब करीब और 8 ट्रेन अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियाँ और 6 महीने में बन के आ जाएंगी, और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन बन के रेडी हो जाएंगे, और फिर अगले साल बहुत बड़े तेजी से रैंप अप हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित डीआरडीओ मुख्यालय पर 68वें स्थापना दिवस के मौके पर डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों की सराहना की। उन्होंने कहा, डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निर्णायक भूमिका निभाई, जो संगठन की पेशेवर क्षमता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ की सराहना करते हुए कहा कि इसने भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों से सुसज्जित कर देश की स्वदेशी क्षमता को मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ के उपकरण बिना किसी बाधा के कार्य करते रहे, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ा। राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि डीआरडीओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से घोषित सुदर्शन चक्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पहल के तहत डीआरडीओ हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को एक एयर डिफेंस सिस्टम से सुसज्जित करेगा, जिससे अगले दशक तक पूर्ण हवाई सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आधुनिक युद्ध में एयर डिफेंस की महत्ता को महसूस किया। मुझे विश्वास है कि डीआरडीओ जल्द ही इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअली ओडिशा के राय रंगपुर स्थित इग्नो क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। साथ ही ओडिशा के राय रंगपुर स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि एआई विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को नया आकार दे रहा है। यह हमारे सीखने, काम करने, आधुनिक सेवाओं तक पहुंचने और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के तरीकों में बदलाव ला रहा है। भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए एआई केवल एक प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक विशाल अवसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था और समाज को नई दिशा दे रही है। हम कैसे सीखते हैं, कैसे काम करते हैं, आधुनिक सेवाओं का लाभ कैसे ले पाते हैं और मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं, इन सब में एआई के माध्यम से बदलाव आ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकसित भारत की नींव हैं और ये पहल एआई युग में युवाओं को सशक्त बनाएगी।
धर्मेंद्र प्रधान ने इस दौरान एआई के क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर भी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने ये भी बताया कि स्किलिंग के क्षेत्र में एआई का योगदान युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा। आने वाले दिनों में हमारी देश की नई पीढ़ी, हमारी देश की शिक्षक, ये जो वर्कफोर्स में मैंने जो अपेक्षा कहा कि विकसित भारत के लिए वर्कफोर्स में 75 करोड़ लोगों को ले जाना है, और 75 करोड़ लोग सिर्फ आए काम पे, ऐसा नहीं, उनको काम करना भी आना चाहिए। काम पे आए और काम करना आने चाहिए। सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा जो स्किल डिपार्टमेंट की ओर से एआई फॉर ऑल। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि एआई और स्किल डेवलपमेंट विकसित भारत बनाने में प्रमुख सहयोगी हैं, इसका सभी को लाभ होगा। The idea is to move skilling from a government program to a people-led movement. In reflection, this challenge is also central to the key pillar and promise of the National Education Policy, which promotes access, quality and equity, and calls for us to integrate technologies in every aspect and every stage of our academic experiences. एआई विभिन्न क्षेत्रों में कार्य के स्वरूप और कौशल आवश्यकताओं में व्यापक बदलाव ला रहा है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने इसी वजह से एआई कौशल विकास और इसमें प्रवीणता पर विशेष जोर देते हुए प्रशिक्षण सुलभता, प्रासंगिकता और समावेशिता पर विशेष ध्यान दिया है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हम सबके घरों में अपार खुशियां लेकर आए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश स्वाधीनता के जय घोष वंदे मातरम की 150वीं स्मृति उत्सव को मना रहा है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने गुरुवार को आकाशवाणी द्वारा संगीत की विभिन्न शैलियों में प्रस्तुत 25 संस्करणों में से प्रथम 2 संस्करणों का डिजिटल लोकार्पण किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के आला अधिकारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी के इस प्रयास से आम जनमानस तक उन्हीं की भाषा शैली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहुंचेगा, जिससे न सिर्फ लोग जागरूक होंगे बल्कि देशभक्ति की भावना से भी परिपूर्ण होंगे। भारत की अलग अलग संगीत शैलियों में इस गीत के, इस वंदे मातरम के 25 अलग अलग संस्करण बनाए जाने का ये एक निर्णय लिया गया और आज उसका शुभारंभ नववर्ष के दिन हुआ, जिसमें 2 वर्जन्स इस गीत के हमने आज जारी किए हैं। आने वाले दिनों में और भी शैलियों में हम इस गीत को अलग अलग वर्जन्स में तैयार करेंगे और मुझे विश्वास है कि देश के हर कोने के जो हमारे श्रोता हैं वो अपने क्षेत्र की संगीत शैली में इस गीत को सुनकर एक बार फिर और जोश के साथ और राष्ट्र प्रेम के साथ इस गीत के साथ जुड़ेंगे। कर्नाटक सरकार ने कोगिलू से हटाए गए अवैध कब्जा धारकों को घर देने की घोषणा की है। राज्य सरकार के इस ऐलान के बाद अब विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्षी पार्टी भाजपा ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। कोगिलू के कब्जा धारकों को घर देने के विरोध में भाजपा ने 5 जनवरी को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। बेंगलुरु में यालाहंका क्षेत्र से विधायक SR विश्वनाथ ने पूरे मामले में कांग्रेस हाईकमान पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान के दबाव की वजह से कोगिलू में जबरन कब्जा किए लोगों को घर दिलाने का काम किया जा रहा है। भाजपा कर्नाटक सरकार के इस फैसले का अदालत में विरोध करेगी। भाजपा नेता R अशोक ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर कर्नाटक में मिनी बांग्लादेश बनाने का आरोप लगाया है। वहीं राज्य के शीर्ष उद्यमी, निवेशक और इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पाई ने भी कोगिलू मामले में सिद्धारमैया सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर अवैध अतिक्रमणकारियों को लाभ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोगिलू से हटाए गए अवैध कब्जा धारकों को आवंटित किए जाने वाले फ्लैट्स का एक वीडियो भी शेयर किया है। मोहनदास पाई ने सिद्धरमैया सरकार पर एक विशेष धर्म से संबंधित लोगों को लाभ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया केरल के सीएम पी विजयन और दिल्ली के दबाव में आकर उन गरीब कन्नड़ भाषी लोगों का हक छीन रहे हैं जिन्होंने उन्हें सत्ता दिलाई है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि जनता के टैक्स का दुरुपयोग अवैध अतिक्रमणकारियों को संपत्ति देने में क्यों किया जा रहा है। सरकार ने 1 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 महीने में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा जारी कर दिया है। सरकार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन कुल 6.1% से बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। दिसंबर 2024 में ये कलेक्शन 1,64,000 करोड़ रुपये था। घरेलू खरीद बिक्री से जीएसटी राजस्व केवल 1.2% बढ़कर 1.22 लाख करोड़ रुपये रहा। वहीं आयात यानी विदेश से आने वाले सामान पर जीएसटी कलेक्शन 19.7% से बढ़कर 51,977 करोड़ रुपये हो गया। दिसंबर में 31% ज्यादा रिफंड जारी किए गए जो बढ़कर 28,980 करोड़ रुपये हो गए। रिफंड देने के बाद सरकार के पास बचा शुद्ध जीएसटी राजस्व 1,45,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 2.2% से अधिक है। सेस कलेक्शन घटकर 4,238 करोड़ रुपये रह गया, जबकि दिसंबर 2024 में ये 12,003 करोड़ रुपये था। सितंबर 2025 से करीब 375 सामानों पर जीएसटी दरें कम कर दी गई थीं, जिसके बाद अब केवल तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर ही सेस लिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि टैक्स दरें घटने से राजस्व कलेक्शन पर असर पड़ा है। विमानन क्षेत्र को ईंधन की कीमतों में राहत मिली है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने आज से एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में 7.3% की कमी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली में एटीएफ की कीमत 92,323.02 प्रति किलोमीटर हो गई है। ये कटौती 3 महीने की लगातार वृद्धि के बाद आई है। पिछले महीने 1 दिसंबर को एटीएफ की कीमतों में 5% से अधिक की वृद्धि की गई थी और इसी तरह अक्टूबर और नवंबर में भी दाम बढ़े थे। एटीएफ की कीमतों में ये कमी एयरलाइनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईंधन उनके संचालन लागत का लगभग 40% हिस्सा बनता है। वर्तमान में जब यात्रा की मांग मजबूत बनी हुई है तो ये कमी एयरलाइनों के वित्तीय दबाव को कम करने में मदद करेगी। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 111 रुपये बढ़ा दी गई है, लेकिन घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो सरकार की घरेलू उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण सब्सिडी प्रदान करने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनलों के जरिए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। लिस्ट का ये लेन देन दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य एक दूसरे देशों के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों को रोकना है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। साथ ही 2008 के द्विपक्षीय काउंसलर एक्सेस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान भी किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 391 कैदियों और 33 मछुआरों की सूचियां साझा की, जो पाकिस्तानी हैं या जिनके पाकिस्तानी होने का संदेह है। इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 58 नागरिक कैदियों और 199 मछुआरों की सूचियां साझा की हैं, जो भारतीय हैं या जिनके भारतीय होने का संदेह है। भारत ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वो अपनी सजा पूरी कर चुके 167 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु फैसिलिटीज के आदान प्रदान को लेकर 31 दिसंबर 1988 को समझौता हुआ था, जिसे 27 जनवरी 1991 को लागू किया गया था। इस समझौते के तहत दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच ये सूचियां लगातार 34वां ये आदान प्रदान है। पहली बार दोनों देशों ने 1 जनवरी 1992 को सूचियों का आदान प्रदान किया था।
बीते दिसंबर में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल की तुलना में 29% ज्यादा हैं। वहीं ट्रांजैक्शन की कुल राशि भी 20% बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। महीने के हिसाब से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या और रकम में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिसंबर में रोजाना औसतन 90,217 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जबकि नवंबर में ये आंकड़ा 87,721 करोड़ रुपए था। इसी दौरान इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सिस्टम IMPS के जरिए दिसंबर में कुल 6.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ये पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है और नवंबर के 6.15 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब 70.9 करोड़ सक्रिय यूपीआई QR कोड हैं, जो जुलाई 2024 के बाद से 21% की बढ़ोतरी दिखाते हैं। किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और गांवों तक QR कोड की सुविधा पहुंच जाने से अब स्कैन करके भुगतान करना पूरे देश में आम हो गया है। खास बात यह है कि भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI ने लोगों को आसानी से डिजिटल सेवाओं से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे शहर और गांव के बीच दूरी कम हुई है और भारत दुनिया में एक मजबूत डिजिटल देश बनकर उभरा है। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में इस बार भारतीय सेना के मिलिट्री एनिमल्स विशेष आकर्षण होंगे। कर्तव्य पथ पर परेड की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सुबह के कोहरे और ठंड के बीच भारतीय सेना के जवान अनुशासित कदमताल का अभ्यास कर रहे हैं। बता दें कि इस वर्ष रिपब्लिक डे परेड में सेना के श्वान, जिन्हें साइलेंट वॉरियर्स कहा जाता है, अहम भूमिका में दिखाई देंगे। साथ ही गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की पशु टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। इस दल में 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जौंसकर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के आर्मी डॉग्स और 6 सक्रिय मिलिट्री कुत्ते शामिल होंगे। ये प्रस्तुति दुर्गम इलाकों में सैन्य अभियानों में पशुओं की भूमिका और भारतीय सेना की परंपरा, नवाचार और आत्मनिर्भरता को दर्शाएगी। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लागू किया है। इस नए कानून के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। इस योजना को लेकर महाराष्ट्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है और उन्होंने भारत सरकार का आभार जताया है। 125 दिन का रोजगार अभी मिलने वाला है और जो हमारा 140 करोड़ लोग संख्या है और बहुत लोग काम की खोज में रहते हैं, उनके लिए बड़ा अवसर उपलब्ध होने वाला है और उसके माध्यम से जो भी काम करेगा उसको तुरंत उसका लाभ उसके बैंक के खाते में, अकाउंट में दिया जाएगा। केंद्र सरकार का इस तौर पे आभार मानना चाहता हूँ। इस योजना के तहत सभी मजदूर भाइयों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का गारंटीड रोजगार इस योजना की वजह से मिलने वाला है और किसान भाइयों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इस योजना में खेत में सिंचाई करने के लिए और काम करने के लिए इस योजना में मजदूर मिलने वाले हैं, उनको भी गारंटीड रोजगार इस योजना की वजह से मिलने वाला है।
तंबाकू, सिगरेट और पान मसाले से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 फरवरी से तंबाकू और पान मसाले पर नया टैक्स लागू होगा, जिससे बीड़ी, सिगरेट और पान मसाले की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार द्वारा आज जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। ये शुल्क तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर मौजूदा 40% जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद तंबाकू कंपनियों के शेयरों में गिरावट भी देखी गई है। बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू सेवन करने वाले देशों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 15 साल से अधिक उम्र के 25 करोड़ से ज्यादा लोग धूम्रपान करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि 100% भारतीय निर्यात पर 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में 0 ड्यूटी लगेगी और इससे अधिक श्रम उपयोग वाले उद्योगों को फायदा होगा। साथ ही कई उद्योगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट (CECA) के लिए कई देशों के साथ भारत बातचीत कर रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से इंडो पैसिफिक में देश की आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है और ये मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की 3री सालगिरह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी साझेदारी का जश्न मना रहे हैं जिसने इरादों को अवसर में बदला है। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, साथ मिलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया साझा समृद्धि और भरोसेमंद व्यापार का भविष्य बना रहे हैं। गोयल के अनुसार पिछले 3 सालों में इस समझौते से लगातार एक्सपोर्ट ग्रोथ, बेहतर मार्केट एक्सेस और मजबूत सप्लाई चेन मिली है, जिससे भारतीय निर्यातकों, MSME, किसानों और मजदूरों को फायदा हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात 8% बढ़ा, जिससे भारत का व्यापार संतुलन बेहतर हुआ। मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कृषि निर्यात में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें फल और सब्जियों, समुद्री उत्पादों, मसालों में अच्छी वृद्धि हुई और कॉफी के निर्यात में बड़ी बढ़त दर्ज की गई। अप्रैल-नवंबर 2025 में रत्न और आभूषण का निर्यात 16% बढ़ा है। नए साल की शुरुआत तेलंगाना में आस्था और भक्ति के साथ हुई। राज्य और हैदराबाद के प्रमुख मंदिरों में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, बेमुलावाड़ा राजेश्वर स्वामी मंदिर और बसारा स्थित ज्ञान सरस्वती मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर और चिलकुर बालाजी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बिरला मंदिर सहित शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी दिन भर भक्तों की आवाजाही बनी रही। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। नाम नहीं,